सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर साथियों यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने कल से अध्ययन श्रृंखला प्रारंभ की है और उस अध्ययन श्रृंखला में पहला वीडियो हम लोगों का हिंदी साहित्य के इतिहास, साहित्य इतिहास और इतिहास लेखन पद्धति पर था और आज की पाठचर्या को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में हम लोगों ने लिया था विराम। तो आज की पाठचर्या में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पद्धति के आगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत पर चर्चा करेंगे। तो संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पाठचर्या में हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इतिहास के संदर्भ में विद्वानों के कथन क्या हैं और इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन सी हैं। इतिहास लेखन की चार पद्धतियों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति में गारसा दत्ताशी के इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी को तथा शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को आप देख सकते हैं। और इसी तरह से कालानुक्रम पद्धति में आप जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु के इतिहास को रख सकते हैं। गणपत चंद्र गुप्त के इतिहास को आप वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत रख सकते हैं। गणपत चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया इतिहास जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस पद्धति में रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट विधेयवादी पद्धति में लिखा जाने वाला इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आचार्य शुक्ल जी का इतिहास, ये चीज पिछले पाठचर्या के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखनी होगी। तो साथियों, ये तो पिछली पाठचर्या पर थोड़ा सा प्रकाश हम लोगों ने डाला। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। अब हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास जो लेखन है उसके लिए स्रोत या सामग्री कहां से आती है। तो साहित्य इतिहास के लिए स्रोत या सामग्री, साहित्य इतिहास के लिए, साहित्य इतिहास के लिए स्रोत या सामग्री। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनको एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आज उन सभी ग्रंथों पर हम लोग करने वाले हैं चर्चा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और इस पाठचर्या से आप लाभान्वित होइए और नोट्स आप बनाते जाइएगा। पहली रचना हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास स्रोत के लिए लेते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की, 252 वैष्णवन की वार्ता। चौरासी वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों ही रचनाएं लिखी गई हैं किसके द्वारा? तो दोनों ही रचनाओं के रचनाकार आपके हैं। दोनों ही रचनाओं के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। कौन है? गोकुलनाथ। साथियों, गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं जिसमें 84 वैष्णवन की जो वार्ता है इसमें 84 शिष्य जो हैं वे वल्लभाचार्य के हैं। 84 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। और 252 वैष्णवन की जो वार्ता है इसमें 252 शिष्य विठलनाथ के हैं। विठलनाथ के हैं। 1568 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इसके संदर्भ में कहा जाता है
कि पुष्ट मार्गी भक्तों के संदर्भ में जो जानकारियां हमको और ब्रज भाषा का गद्य स्वरूप जो है पहली बार यहीं से देखने को मिलता है। अष्टछाप के कवियों की जो जानकारी है वह भी यहीं से हम लोगों को प्राप्त होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरी रचना। दूसरी रचना है आपकी भक्तमाल। दूसरी रचना है भक्तमाल। भक्तमाल रचना, इस रचना का रचना काल 1585 ईस्वी है। 1585 ईस्वी भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में होती है और इसके रचनाकार जो हैं नाभादास हैं। देखिए नाभादास का वास्तविक नाम कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। नाभादास का वास्तविक नाम क्या था? तो नारायण दास था। नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास था। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास है, इनका वास्तविक नाम नारायण दास है। 1585 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइए। और इसमें जो है 316 छप्पयों में 316 छप्पय में 316 छप्पयों में 200 भक्तों का 200 भक्तों का चित्रण किया गया है। 200 भक्तों का चित्रण 316 छप्पयों में इस रचना में किया गया है। अच्छा, नाभादास को कुछ लोग जो है अग्रदास का शिष्य मानते हैं। अग्रदास का शिष्य मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें कृष्णदास पैहारी का शिष्य बताते हैं। कृष्णदास 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 पैहारी का शिष्य बताते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है इसके संदर्भ में। और 1585 ईस्वी के अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को डॉक्टर नगेंद्र ने डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को माना है 1596 ईस्वी का। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह रचना 1596 ईस्वी, वहीं भक्तमाल की 1585 ईस्वी अन्य कवि मानते हैं। इसको राम कुमार वर्मा जी, क्षमा करें, राम कुमार वर्मा इस रचना का रचनाकाल मानते हैं विक्रमी संवत 1642। विक्रमी संवत 1642 मानते हैं। सोलह सौ बयालीस मानते हैं राम कुमार वर्मा जी। इसको महावीर गहलोत महावीर गहलोत इस रचना को 1658 ईस्वी का मानते हैं। 1658 ईस्वी का मानते हैं। जबकि साहित्य कोश के भाग 2 में साहित्य कोश के भाग दो में इसका रचना काल 1592 ईस्वी माना गया है। तो इस रचना के संदर्भ में जो है ये अलग अलग विद्वानों के मत थे, इसको भी हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया है। और ये वही नाभादास हैं जिन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, अपने ग्रंथ का सुमेरु जैसी उपमाएं दी हैं। नाभादास ने कबीर के संदर्भ में कहा था कि कबीर कानी राखी नहीं अवर्ण आश्रम खट दर्शनी। नाभादास ने तुलसीदास को तुलसीदास को तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि। और मीराबाई के संदर्भ में इन्होंने कहा था, मीराबाई के संदर्भ में
मीराबाई के संदर्भ में कहा था कि निरंकुश निरंकुश, अति निडर रसिक, अति निडर रसिक, निरंकुश अति निडर रसिक, जस रस ना गायों, जस रस ना गायों। ये कथन जो है नाभादास का मीराबाई के संदर्भ में अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। इंपॉर्टेंट तथ्य साथियों। कबीर के संदर्भ में कहा था, नोट कर सकते हैं, कबीर के संदर्भ में कहा था कि कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण आश्रम खट दर्शनी, वर्ण आश्रम खट दर्शनी। कबीर के संदर्भ में यह कथन था नाभादास का। साथियों बढ़ते हैं आगे और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में अगली रचना हम लोग लेते हैं, तीसरी रचना कविमाला को। कविमाला, कविमाला ये देखिए तुलसी की रचना है और ये तुलसी आपके राम वाले तुलसी नहीं है, रामचरितमानस वाले जो जो भक्ति काल के तुलसीदास हैं वो नहीं है, ठीक है। इनका हरिराम था, हरिराम हरिराय नाम था। और इस रचना में उन्होंने 75 कवियों का काव्य संग्रह प्रस्तुत किया है। और इसी रचना से शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों को उठाया है, 8 कवियों को कविमाला से लिया है शिव सिंह सेंगर ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी अपने ग्रंथ में इस रचना का उल्लेख किया है। और अगली रचना देखते हैं हम लोग, कवि नामावली को। इस रचना का रचना काल अगर हम देखें तो 1655 ईस्वी ठहरता है, 1655 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगली रचना है कवि नामावली को। कवि नामावली, कवि नामावली यह सूदन की रचना है। किसकी है? सूदन की रचना है। 10 कवित्वों द्वारा जो है कवियों का नाम बता करके इन्होंने प्रणाम किया है। आगे भक्त नामावली, भक्त नामावली, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। अक्सर पूछी जाने वाली ये सब रचनाएं हैं। ध्रुवदास की रचना भक्त नामावली, और इसमें 116 भक्तों का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखने को मिल जाएगा आपको। और इस रचना के अंतिम कवि के रूप में नाभादास हैं। नाभादास को इस रचना में अंतिम कवि के रूप में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और काफी इंपॉर्टेंट रचना है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा, देखिए एकदम रिलैक्स माइंड होकर के चीजों को ध्यान में रखते जाइए। देखिए अभी तक बहुत ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है आपने पहले इस पर एक बार विचार कर लीजिए। आपने 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता पढ़ी। अक्सर आप इसको बार बार रिपीट किए हैं, बार बार पढ़े हैं, याद ही है। गोकुलनाथ की रचना थी, 1568 ईस्वी इसका रचना काल था। ठीक। दूसरी रचना आती है इतिहास ग्रंथ
के सोर्स के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भक्तमाल है। भक्तमाल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। नाभादास का जो वास्तविक नाम था वो नारायण दास था। नाभादास का वास्तविक नाम नारायण दास था। याद हो गई, इसमें कोई जरूरत है नहीं प्रेशर लेने की, आराम से इस्तेमाल करिए। अच्छा, इसके समय काल को लेकर के अगर परेशानी है तो नगेंद्र इसको कितना मानते हैं? 1596 ईस्वी। नगेंद्र कितना मानते हैं? 1596 ईस्वी। विक्रमी संवत 1642 ईस्वी मानते हैं राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी विक्रमी संवत 1642 मानते हैं और वहीं पर नगेंद्र इसको 1596 ईस्वी का मान लेते हैं। नगेंद्र इसको 1596 ईस्वी का मानते हैं और जबकि महावीर गहलोतकर इसको 1668 ईस्वी का क्षमा करें, 1658 ईस्वी का मानते हैं और साहित्य कोश भाग 2 में इसको 1592 ईस्वी का माना गया है। कबीर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी, और मीराबाई के संदर्भ में कहा कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रस ना गायो। इसी तरह से जो है इनको, अच्छा, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार इनका नाम नारायण दास था। इसको भी इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और कालिदास हजारा काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। अक्सर परीक्षाओं में यह रिपीट होता है, कालिदास त्रिवेदी हैं। अच्छा, कालिदास त्रिवेदी जी, इसका रचना काल कितना है? तो रचना काल 1718 ईस्वी है। रचना काल कितना है? 1718 ईस्वी। कालिदास हजारा जिसके रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। शिव सिंह सेंगर ने कवियों के काल निर्णय और उदाहरण इसी से लिए हैं। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह, अच्छा, शिव सिंह सेंगर का जो है कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर का ही ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, और इसमें जो है उन्होंने कवियों का काल निर्धारण जो है कालिदास हजारा के अनुसार किया है, वहां से लिया है। अच्छा, इस रचना में कालिदास हजारा जो रचना है इसमें 212 रचनाकारों की कविताओं का संग्रह है। 212 रचनाकारों की रचनाओं का संग्रह है इसमें, और 1000 से ज्यादा इसमें कविताएं हैं। इस रचना में 1000 कविताएं जो हैं, 1000 कविता देखने को मिल जाएगी कालिदास हजारा ग्रंथ में। आचार्य शुक्ल का इस ग्रंथ के संदर्भ में कथन है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र, साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि कवियों के काल आदि के निर्णय में, कवियों के काल आदि के निर्णय, कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आचार्य शुक्ल ने ही, इसमें जो है ग्रियर्सन महोदय ने और मिश्र बंधुओं ने भी इस ग्रंथ का उल्लेख किया है और कालिदास हजारा से उन्होंने पर्याप्त सामग्री को गृहीत किया है। मिश्र बंधु और ग्रियर्सन महोदय ने, इन लोगों ने भी कालिदास ग्रंथ से पर्याप्त सहायता ली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला ग्रंथ। तो अगला ग्रंथ आप रस चंद्रोदय को रख सकते हैं। इसके अलावा रस चंद्रोदय, यह 1863 ईस्वी का है और भाषा
काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। महेश दत्त शुक्ल का है। 1857 ईस्वी इसका समय काल है। इसी तरह से भिखारी दास का काव्य निर्णय ले सकते हैं। भिखारी दास का काव्य निर्णय, भिखारी दास का काव्य निर्णय सार संग्रह प्रवीण कवि का है। प्रवीण कवि का, प्रवीण कवि है, इनकी रचना है सार संग्रह। राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास का है। कृष्णानंद व्यास का, कृष्णानंद व्यास का है। राग कल्पद्रुम का रचनाकार 1843 ईस्वी, 1843 ईस्वी। दिग्विजय भूषण, दिग्विजय भूषण, दिग्विजय भूषण, दिग्विजय भूषण रचना जो है गोकुल प्रसाद की है। दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद की रचना है। 1859 ईस्वी, 1868 ईस्वी इसका समय काल है। बोर एकदम नहीं होना है आपको, सीधे सीधे तथ्यों को आप नोट करते जाइए, रिवाइज करते रहिए। सातवां ग्रंथ श्रृंगार संग्रह, कवित रत्नाकर मातादीन मिश्र का यह भी है। कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर, और कवित रत्नाकर के लेखक कौन है? मातादीन मिश्र, मातादीन मिश्र। इसका रचना काल 1876 ईस्वी। श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि का है 1848 ईस्वी का। सरदार कवि का है 1848 ईस्वी का। सुंदरी तिलक, अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी का भारतेंद्र जी का है। 1869 ईस्वी। इसके अलावा अलंकार रत्नाकर, अलंकार रत्नाकर, बहुत सारे जो है सहायक ग्रंथ इतिहास सामग्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ प्रमुख ग्रंथों पर ही चर्चा हो गई। आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि आप देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, और इसके बाद भक्तमाल, इसके बाद जो है भक्तमाल के बाद कविमाला, और कविमाला के बाद कवि नामावली सूदन की रचना है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी की काफी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके बाद कुछ अन्य ग्रंथों में रस चंद्रोदय,
भाषा काव्य संग्रह, काव्य निर्णय, सार संग्रह, राग कल्पद्रुम, दिग्विजय भूषण, कवित रत्नाकर, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी तिलक और अलंकार रत्नाकर, ये कुछ रचनाएं हैं। साथियों, ये तो कुछ साहित्य इतिहास के स्रोत हो गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास लेखन परंपरा के प्रमुख ग्रंथकारों को और ग्रंथों को। इतिहास परंपरा में, इतिहास लेखन परंपरा में इतिहास लेखन परंपरा के प्रमुख ग्रंथ व ग्रंथकार। इतिहास लेखन परंपरा के प्रमुख ग्रंथ व ग्रंथकारों में पहला प्रयास हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रयास गारसा द ताशी का है। गारसा द ताशी। अच्छा, गारसा द ताशी एक ऐसे रचनाकार हैं जो हिंदी भाषा के नहीं बल्कि फ्रेंच विद्वान थे। यह फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अगर आप देखें तो फ्रेंच भाषा में मिलेगा, और इनका इतिहास ग्रंथ जो था उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ जो है प्रकाशित हुआ था दो भागों में। पहला जो 3 संस्करण इसके निकले थे, तो 2 संस्करण जो है प्रकाशित हुए थे 1839 ईस्वी, और दूसरा संस्करण इसका 1847 ईस्वी में। तीसरा संस्करण इसका जो है प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। ये अक्सर पूछा जाता है। इस ग्रंथ के संदर्भ में कुछ चीजों को देख लेते हैं। तो यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन, नोट भी कर लीजिए, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य समिति की ओर से, समिति की ओर से प्रेषित किया गया था। पेरिस में मुद्रित हुआ था। कहां पर? पेरिस में मुद्रित हुआ था। इस ग्रंथ में 738 कवि हैं। इस ग्रंथ में 738 कवि हैं, जिसमें 72 कवि जो है 72 कवि हिंदी के हैं। 72 कवि हिंदी के मिलते हैं, और शेष जो हैं उर्दू के हैं। शेष उर्दू के हैं। यह अंग्रेजी के अल्फाबेट पर आधारित, अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम पर आधारित ग्रंथ है, और इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों की कोई चर्चा नहीं की गई है, और ना ही इसमें किसी प्रकार का काल विभाजन है। इस ग्रंथ का अनुवाद करवाया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इसको जो है 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। हिंदुई साहित्य के इतिहास शीर्षक से।
हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से इसको प्रकाशित करवाया था। देखिए, गारसा दत्त तासी ने जो है एंदुई शब्द जो इस्तेमाल किया है, एंदुई, इसका अर्थ होता है हिंदी के संदर्भ में, यह हिंदी के संदर्भ में प्रयुक्त है। वहीं हिंदुस्तानी शब्द का जो प्रयोग किया है वह उर्दू के शब्द में, हिंदुस्तानी उर्दू जो है, हिंदुस्तानी उर्दू के संदर्भ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगले ग्रंथ को। अगला ग्रंथ आपका मौलवी करीमुद्दीन का आता है। मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ है तज़किरा ई सुअराई ईश्वराई हिंदी, 1948 ईस्वी। अच्छा, इस ग्रंथ में जो है 1004 कवियों का वर्णन है, 1004 कवियों का वर्णन है, और 1004 कवियों का वर्णन जो है किया गया है, और इसमें उन्होंने केवल 62 कवि ही हिंदी के पाए हैं। हिंदी के 62 कवि हैं। अच्छा, इसमें एक प्रयास किया गया था इस ग्रंथ में कि काल क्रम को ध्यान में रखकर लिखा गया, काल क्रम को ध्यान में रख करके लिखा गया इस ग्रंथ। अगली रचना हम लोग ले लेते हैं भाषा काव्य संग्रह को। भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह 1883 ईस्वी रचना काल, क्षमा करें 73, 1873 ईस्वी इसका रचना काल है। महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल की रचना है, और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह पहला ग्रंथ है। यानी कि पहला ग्रंथ जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा द तासी द्वारा इस्तवार दलालित हिंदुस्तानी, वह ग्रंथ फ्रेंच भाषा का था। उसके बाद जो है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया जो तज़किरा ईश्वराई हिंदी, वह भी जो है उर्दू भाषा का ग्रंथ है। अब महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह लिखा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त रचनाकार शिव सिंह सेंगर हुए। शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज ग्रंथ है। अच्छा, इसमें लगभग 1000 कवि को शामिल किया गया, जिसमें 838 कवि जो है वो उनका उनकी कविताएं और जीवन चरित्र दोनों इसमें मिलेगा। और हिंदी भाषा में लिखा गया
यह दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका रचना काल 1883 ईस्वी है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 1883 ईस्वी है। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य पुस्तक जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य। इस पुस्तक में जो है प्रिंट संख्या 176 पर 1877 ईस्वी इसका रचना काल बताते हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। और इसके संदर्भ में जो है माता प्रसाद गुप्त की पुस्तक है, माता प्रसाद गुप्त की पुस्तक है उसमें 1878 ईस्वी समय काल वो बताते हैं। अक्सर शुक्ल जी के अनुसार ही रचना काल सभी लोग याद रखते हैं और पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1883 ईस्वी। अच्छा, इस ग्रंथ में जो है 839 क्रमांक दिए गए हैं और लगभग 1003 कवियों के बारे में उल्लेखित किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, लेकिन पाठचर्या में अब आगे न बढ़ करके द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पर हम लोग चर्चा करेंगे कल की पाठचर्या में। आज की पाठचर्या में साथियों विराम लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि संसाधनों की जो है सीमित संसाधन होने की वजह से ज्यादा लंबा वीडियो बनाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे संसाधनों का अभाव पूरा होगा, प्रयास होगा कि आपके लिए बड़े और बेहतर वीडियो आते रहें। तो जब तक जितना है उतने से ही पाठचर्या को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की पाठचर्या में लें विराम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।